वाटर एंड इरिगेशन रिक्वायरमेंट अच्छा टॉपिक है और बहुत आसान भी है, बस आप तो देख लो। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन वाटर रिक्वायरमेंट की, मतलब पानी की कितनी ज़रूरत है किसको, क्रॉप को। देखो भाई, एक अच्छा सा सुंदर सा प्लांट हम बना लेते हैं। चलिए इसकी कुछ लीफ वगैरह बनाते हैं क्या, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलो देखो, ये क्रॉप है भाई, कोई भी एक क्रॉप ले लो, कोई प्लांट का हो, क्रॉप ना कहें। चलो एक छोटा सा एक प्लांट है। इस प्लांट को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, थोड़ी सी शबाब इसको पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है। इसको कितना पानी चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमको वही जानना है कि वाटर रिक्वायरमेंट से आप क्या समझ रहे हो। देखो भाई, जब आप पानी इसको अप्लाई करोगे, कहाँ अप्लाई करोगे, सॉइल में अप्लाई करोगे, तो इसकी जो रूट है वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगी। रूट क्या करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। वो पानी इसके अंदर जाएगा और क्या होगा उसके बाद उस पानी का, इसके एरियल पार्ट में से, इसकी स्पेशली इसकी जो लीव्स होती हैं वहाँ से वो पानी वेपर के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। यानी कि जो पानी इसने लिया था, एब्जॉर्ब किया था, वो पानी वेपर के फॉर्म में भाप बन के उसके जो एरियल पार्ट हैं, जो ऊंचे वाले हिस्से हैं, जैसे एक्सपोज्ड पार्ट जो है, जैसे स्पेशली इसमें लीफ ही आती हैं, पत्तियां आती हैं, वहाँ से वो पानी उड़ जाएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट सनलाइट पड़ने की वजह से यहाँ से कुछ पानी ऐसे भी उड़ता है, जिसको अपन एवोपोरेशन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं हम लोग, एवोपोरेशन कहते हैं। तो एक होता है ट्रांसपायरेशन, एक होता है एवोपोरेशन। तो ये दोनों चीज़ें प्लांट के अंदर ही होती हैं, इसलिए इन दोनों को मिलाकर क्या कह देते हैं, एवेपो ट्रांसपायरेशन। तो आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, प्लांट ने पानी लिया और पूरा की पूरा पानी बाहर उड़ा दिया, कुछ एवोपोरेशन से लॉस हो गया, कुछ ट्रांसपायरेशन से उड़ गया। तो प्लांट ने क्या पानी अपने लिए कुछ यूज़ नहीं किया उसने अपने लिए भी उसने कुछ पानी का यूज़ किया है, लेकिन वो बहुत ही कम है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझूं, एक एग्जाम्पल के तौर पर कहूं कि भाई मान लो कि मैंने इसको 100 लीटर पानी दिया है। कितना लीटर पानी दिया है, एक एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लो मैंने इसे 100 लीटर पानी दिया है। तो ये 100 लीटर पानी में से आप ये मान के चलो कि 99 लीटर पानी जो होगा ना, 99 लीटर पानी जो होगा ना, वो एवोपरेट और ट्रांसपायरेशन की, मतलब एवोपो ट्रांसपायरेशन हो जाएगा। ये 99 लीटर पानी एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा। केवल 1 लीटर पानी, केवल 1 लीटर ये पानी जो है वो प्लांट यूज करेगा। सिर्फ इतना ही पानी यूज करता है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। इन दी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सिर्फ 1 लीटर। तो 99 के सामने ये 1 लीटर कैसा है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, इसलिए हम इसको काउंट ही नहीं करते। हम यही कहते हैं कि भाई प्लांट ने जितना भी पानी लिया उस सारे पानी को उसने ट्रांसपायर कर दिया, एवोपोरेशन कर दिया, एवोपो ट्रांसपायरेशन कर दिया। जो भी पानी था वो सारा की सारा पानी उड़ गया। केवल 1% यानी कि 99% जो पानी था वो तो हो गया क्या, एवोपोरेट। और केवल 1% पानी, केवल 1% पानी जो है वो इसने यूज किया है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, वो इसने यूज किया है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। ये बात समझ में आ गई यहां तक कि भाई कोई भी प्लांट हो, ये सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया का कोई भी प्लांट हो, हर किसी के अंदर यही होता है। खाली सबमर्ज्ड को छोड़कर, जो पानी में रहते हैं उनको छोड़कर, जहां पर अपनी मैं बात कर रहा हूं टेरेस्ट्रियल, जो जमीन पर प्लांट है उनकी बात कर रहा हूं। तो उनकी रूट्स प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और सारा की सारा पानी जो है वो एवोपो ट्रांसपायरेशन से एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाता है। केवल 1% वो प्लांट अपनी मेटाबॉलिक नीड में, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज़ करता है। तो वो 1% ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है 99% के कंपैरिजन में, इसलिए उसको जोड़ते नहीं है। तो अब आप कहोगे सर वाटर रिक्वायरमेंट का इसका मतलब ये हो गया कि वाटर रिक्वायरमेंट ये हो गई, इस प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट क्या हो गई, 100 लीटर हो गई। वाटर रिक्वायरमेंट को अपन शॉर्ट में लिखें WR। तो इस प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट, मतलब इस प्लांट की जो पानी की जरूरत है, क्या वो 100 लीटर हो गई? नहीं, ये वाटर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर ये क्या है,
इसको हम कहते हैं कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। ये वाटर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये 100 लीटर जो आपने दिया है ना, दिस इज नॉट अ वाटर रिक्वायरमेंट, ये वाटर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो क्या है, उसका कंजप्टिव यूज है, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं CU। ये क्या है, उसका कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर है। इस पर क्वेश्चन आता है कि भाई कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर किसके बराबर होता है। कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर में क्या है, एक तो एवापोट्रांसपायरेशन, इसको शॉर्ट में लिखेंगे अपन क्या, ET। तो एवापोट्रांसपायरेशन प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो पानी यूज हो रहा है, वाटर इन दी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो पानी यूज हो रहा है, तो एवापोट्रांसपायरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो पानी यूज हो रहा है वो, ये दोनों मिलाकर क्या होता है, कंजप्टिव यूज है। भाई ये 100 लीटर है, 100 लीटर में से 99% एवोपोरेट हो गया, ट्रांसपायर्ड कर गया, एवोपोट्रांसपायरेशन हो गया, केवल 1% मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज हुआ। अब ये जो 1%, ये कितना है, 1% है, और ये 99% है, तो ये क्या है, नेग्लिजिबल है, इसको अपन काउंट नहीं करते। इसका मतलब जो कंजप्टिव यूज है, जो CU है, वो किसके बराबर है, ET के बराबर है। यानी कि जो भी हम प्लांट को पानी, या कह सकते हैं प्लांट जो भी पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो किसके लिए एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एवापोट्रांसपायरेशन की नीड को पूरा करने के लिए कर रहा है। इस प्लांट ने जितना भी पानी एब्जॉर्ब किया वो क्यों किया, जिससे वो उसको एवापोट्रांसपायर्ड कर सके, उसका एवापोरेशन कर सके और ट्रांसपायरेशन कर सके। बाकी का 1% उसने मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज किया, जिसको हमने कहा नेग्लिजिबल है। इतनी कहानी आपको समझ में आई। सर आप कहोगे सर वाटर रिक्वायरमेंट की तो बात ही नहीं कर रहे हो आप। वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कि ये तो रहा मैं, ठीक है, ये मैं ही हूं, नहीं तो आप कहोगे सर मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं आपका भी एग्जांपल ले सकता हूं। चलो जो वीडियो देख रहा है ये वही है, ये तो रहे तुम। अब मैंने तुमसे कहा कि बताओ भाई तुम्हारी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, या तुमने मुझसे कहा कि सर आपकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैं कहूँगा भाई मेरी वाटर रिक्वायरमेंट है 100 लीटर। आप कहोगे 100 लीटर, सर 100 लीटर का आप क्या करोगे। भाई आप दिन भर में कितना पानी पी जाओगे, दिन भर में आप मुश्किल से 10 लीटर या 12 लीटर पानी पी पाओगे, बस दिन भर में आप 10-12 लीटर ही पानी पी सकते हो। 100 लीटर पानी का आप करोगे क्या, इतना सारा पानी आपको क्यों चाहिए, ये आपकी वाटर रिक्वायरमेंट कैसे हो सकती है। पानी तो आप सिर्फ 10 या 12 लीटर ही पियोगे, 100 लीटर पानी का क्या करोगे आप। तो भाई मेरी वाटर रिक्वायरमेंट में सिर्फ पानी पीना ही नहीं है, मैं जो पानी पी रहा हूं वो तो मेरा कंजप्टिव यूज है। भाई जो 10 से 12 लीटर पानी मैं पी रहा हूं वो तो मेरे यूरिन से बाहर निकल गया, मेरे में जो पसीना वगैरह आया उसमें बाहर निकल गया, वो तो मेरा कंजप्टिव यूज है। मेरी वाटर रिक्वायरमेंट तो कुछ और ही है। भाई सिर्फ पानी पीना मेरी वाटर रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे नहाना भी तो है, मुझे कपड़े भी तो धोना है, मुझे खाने बनाने में भी तो पानी चाहिए, ये सब भी तो मेरी वाटर रिक्वायरमेंट है। क्या अगर मैं आपको डेली 10 से 12 लीटर पानी ही दूं कि भाई इसी में गुजारा करो, तो आप कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। वाटर रिक्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। ये इंसान क्या कहेगा, ये व्यक्ति क्या कहेगा कि भाई सिर्फ पानी पीना ही जो कंजप्टिव यूज़ है यही मेरी वाटर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो सिर्फ मैं पी रहा हूँ, इसके अलावा मुझे नहाने में भी पानी लगेगा, कपड़े धोने में भी पानी लगेगा, घर की साफ़ सफाई करने में भी पानी लगेगा, खाना बनाने में भी पानी लगेगा, वो भी तो मेरी वाटर रिक्वायरमेंट ही है, उसकी भी तो मुझे ज़रूरत है। सेम यही चीज़ प्लांट कहेगा कि भाई ये जो प्लांट, ये जो 100 लीटर पानी मैंने एब्जॉर्ब किया है, ये तो मेरा कंजप्टिव यूज़ है, मेरी वाटर रिक्वायरमेंट थोड़ी ना है। वाटर रिक्वायरमेंट तो अभी बहुत सारी चीज़ है। भाई जब मैं सीड के फॉर्म में था, जब आपने सीड को बोया था तो मिट्टी को गीला करना पड़ेगा, मिट्टी को आपको गीला करना पड़ेगा, मतलब आपको प्री सोइंग इरिगेशन देना पड़ेगा, प्री सोइंग आपको इरिगेशन देना पड़ेगा, ये पानी आपको देना पड़ेगा, ये भी तो मेरी वाटर रिक्वायरमेंट है। ये प्लांट ऐसा बोल रहा है। भाई आप सूखी मिट्टी में बीज बो दोगे तो वो कभी जर्मिनेट नहीं होगा, आपको पानी देना ही देना पड़ेगा। तो उस सीड को जर्मिनेट होने के लिए मिट्टी में क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, तो वो भी किस में काउंट होगी, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट में काउंट होगी। आपने जो भी पानी इसको दिया, जो भी पानी आप दोगे, कुछ पानी जो है वो नीचे परकोलेट कर जाएगा। आपने इसको पानी दिया, आप ये प्लांट कहेगा आप जो मुझे पानी दे रहे हो उसमें से कुछ पानी तो परकोलेट हो जाएगा, तो ये परकोलेशन भी क्या है, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट में ऐड होगा। आपने जो भी इसको पानी दिया है, बहुत सारा पानी जो है वो रन ऑफ हो जाएगा, बहकर चला जाएगा, रन ऑफ होकर बहकर चला जाएगा, वो भी इसकी वाटर रिक्वायरमेंट में ही जोड़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, यानी कि जो लॉसेस हो रहे हैं, ये इसका जो एप्लीकेशन लॉसेस हो रहे हैं,
जो एप्लीकेशन लॉसेस हो रहे हैं ये भी क्या है आपका वाटर रिक्वायरमेंट में ही जुड़ेगा। ये कंजप्टिव यूज तो जुड़ ही रहा है, साथ ही साथ में एप्लीकेशन लॉसेस ये भी वाटर रिक्वायरमेंट में जुड़ेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी क्रॉप भी हैं जिनके अंदर कुछ स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि पैडी है। पैडी तो ये कहेगा कि भाई तुम तो मार दोगे मुझे खाली कंजर्वेटिव यूज का पानी दे करके, मुझे तो वही बहुत सारा पानी लगता है। पैडी से अपन को पहले क्या करनी पड़ती है, पडलिंग करनी पड़ती है। और आपको पता है पडलिंग में कितना सारा पानी यूज होता है लैंड प्रिपरेशन में। तो पडलिंग में जो पानी, अब ये पडलिंग क्या है, एक टाइप का स्पेशल ऑपरेशन हो गया, क्योंकि पडलिंग अपन हर एक की क्रॉप में तो नहीं करते, पैडी में करते हैं। तो इस पडलिंग में इतना पानी यूज हो जाता है कि छोटी मोटी अपनी चना हो गई, बाजरा हो गई, ऐसी ना 2-3 क्रॉप अपनी कल्टीवेट हो जाए, इतना पानी पडलिंग में यूज हो जाता है। तो ये एक स्पेशल टाइप का ऑपरेशन हो गया जो पैडी में यूज हो रहा है। तो पैडी की वाटर रिक्वायरमेंट में ये पडलिंग में यूज हुआ पानी भी जुड़ेगा। यानी कि यहाँ पर एप्लीकेशन लॉसेस के अलावा जो स्पेशल ऑपरेशन में जो पानी यूज होते हैं, वाटर यूज्ड इन दी स्पेशल ऑपरेशन में जो पानी यूज हो रहा है वो भी आपका वाटर रिक्वायरमेंट में ही जोड़ा जाएगा। यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट क्या हो गया फिर, तो फिर इस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट क्या हो गई। तो वाटर रिक्वायरमेंट को अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे, WR। इसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या हो गई, एक तो कंजप्टिव यूज CU, ठीक है। अब इस CU को चाहो तो आप लिख दो क्या, ET, क्योंकि CU किसके बराबर है, ET के बराबर है, ये तो नेग्लिजिबल है। तो एक तो इसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है भाई, प्लांट ये कहेगा कि एक तो मुझे एवोपोर ट्रांसपायरेशन करने के लिए पानी चाहिए, प्लस इसके अलावा बहुत सारा पानी जो है वो लॉस हो जाएगा, एप्लीकेशन लॉसेस, इसमें भी पानी लॉस होगा, कुछ परकुलेट हो जाएगा, कुछ सीपेज हो जाएगा, कुछ रन ऑफ होकर बह जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ स्पेसिफिक टाइप की क्रॉप है जैसे पैडी है तो उसमें पडलिंग करनी पड़ती है, प्लस कुछ स्पेशल टाइप के कुछ स्पेशल ऑपरेशंस जो हो रहे हैं उसमें भी मुझे पानी लगेगा। तो इन तीनों को मिला करके, एक तो एवोपोर ट्रांसपायरेशन, दूसरा एप्लीकेशन लॉसेस और तीसरा स्पेशल ऑपरेशन, इन तीनों को मिलाकर ही बनता है क्या, वाटर रिक्वायरमेंट। इन तीनों को मिलाकर ही क्या बनता है, वाटर रिक्वायरमेंट। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, WR कभी भी ET के बराबर नहीं होता है। ET एवोपोर ट्रांसपायरेशन तो वाटर रिक्वायरमेंट का एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। ET इज नॉट इक्वल्स टू WR, ET इज नॉट इक्वल्स टू वाटर रिक्वायरमेंट। ET एवोपोर ट्रांसपायरेशन कभी भी वाटर रिक्वायरमेंट के बराबर नहीं होता। ये हमेशा, ये ET तो एक छोटा सा पार्ट है, इसका एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी, एप्लीकेशन लॉसेस जोड़ना पड़ेगा, इसमें आपको स्पेशल ऑपरेशन में पानी यूज हो रहा है वो जोड़ना पड़ेगा आपको। ये सारी चीज़ें आपको वाटर रिक्वायरमेंट में जोड़नी पड़ेंगी। बात कुछ समझ में आई, यही होती है वाटर रिक्वायरमेंट। तो वाटर रिक्वायरमेंट में ये सभी कुछ जोड़ा जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं सोर्स के हिसाब से बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के हिसाब से अगर हम बात करें कि भाई सोर्स के हिसाब से वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, तो सोर्स के हिसाब से वाटर रिक्वायरमेंट देखो, एक तो आपकी इफेक्टिव रेनफॉल होनी चाहिए, इफेक्टिव रेनफॉल कि भाई बारिश का जो पानी आ रहा है वो, प्लस इरिगेशन की रिक्वायरमेंट, आप अलग से जो पानी दे रहे हैं वो, प्लस सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो पहले से ही पानी मौजूद है, या जिसको अपन कह सकते हैं सॉइल मॉइस्चर या फिर सॉइल प्रोफाइल वाटर, ये भी क्या कहलाएगा आपका वाटर रिक्वायरमेंट। इसको शॉर्ट में लिखें तो WR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेनफॉल को शॉर्ट में लिखो ER प्लस S। ये क्या हो गया भाई, WR वाटर रिक्वायरमेंट। अपन ने इनके साथ भी अपन ने कोरिलेट करके इसका फॉर्मूला निकाल लिया। बात समझ में आ गई। अब इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो उसकी इरिगेशन रिक्वायरमेंट। यहाँ पर आपने क्या देखा, वाटर रिक्वायरमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, वाटर रिक्वायरमेंट मीन्स आपका इफेक्टिव रेनफॉल प्लस इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस S का मतलब हो गया उसके सॉइल के प्रोफाइल में जो पानी है वो। तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट यहाँ पर निकाल लो, IR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को यहाँ ले जाओ, WR माइनस में ये हो जाएगा आपका ER प्लस S, यही हो जाएगा। ये आपका आ गया क्या, इरिगेशन रिक्वायरमेंट।
ये क्या हो गया उसका इरिगेशन रिक्वायरमेंट। भाई जो भी एक क्रॉप की अगर मान लो आपको टोटल वाटर रिक्वायरमेंट मालूम है कि भाई इस क्रॉप की टोटल वाटर रिक्वायरमेंट इतनी है, आपको पता है कि भाई हाँ इसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप की इतनी है, तो आपको क्या करना है, उसमें से जो इफेक्टिव रेनफॉल है उसको ले लीजिए, प्लस जो सॉइल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट मॉइस्चर है उसको ले लीजिए। इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर दो, जो भी बचेगा वो क्या होगा, आपका इरिगेशन रिक्वायरमेंट होगा। वही तो इस फॉर्मूले में बोला है, तो ये इरिगेशन रिक्वायरमेंट हो गया। अब देखो यहां पर जो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट है इसको मेजर कैसे करोगे। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका ड्रम कल्चर टेक्निक। ठीक है, कौन सा तरीका है, ड्रम कल्चर टेक्निक। ये किसके अंदर है, राइस के अंदर है, ड्रम कल्चर टेक्निक इन राइस। ठीक है, इसमें तो इस पर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ड्रम कल्चर टेक्निक में क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर ड्रम लेने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर 3 तरह के ड्रम ले लीजिए, 4 ड्रम ले लीजिए आप, और चारों का साइज़ आपको एक ही रखना पड़ेगा। कितने ड्रम चाहिए अपन को, नंबर ऑफ ड्रम समझते ना, वही पानी वाले ड्रम की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको ड्रम लेने पड़ेंगे कितने, 4। इन 4 में से 2 ड्रम तो ऐसे होंगे जिनके पास बॉटम होगा, बॉटम का मतलब अभी देखो, और 2 ड्रम ऐसे होंगे जो बॉटम लेस होंगे, मतलब इनका बॉटम ही नहीं होगा। ठीक है, इनका जो साइज़ है ड्रम का वो रखोगे आप 120 सेंटीमीटर हाइट, 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, ये आपको रखना है। इसको आपको मिट्टी के अंदर रखना है। ठीक है, देखो इस तरीके से, बहुत सिंपल है। एक ड्रम तो ये बनाया अपन ने, इसमें देखो ये इसका बॉटम है। एक ड्रम ये रहा, इसमें भी बॉटम है। एक ड्रम ये रहा, पर इसका अपन ने बॉटम निकाल दिया है। और एक ड्रम ये रहा, इसमें से भी हमने बॉटम इसका निकाल दिया है। इसको मिट्टी के अंदर गाड़ दीजिए। कितना गाड़ना है आपको, कि ऊपर सिर्फ 20 सेंटीमीटर ये बचा है, ये मिट्टी के अंदर आपने इसको गाड़ दिया। ठीक है, ये पूरा मिट्टी के अंदर है, अंडर दी सॉइल, ये सब मिट्टी के अंदर है, और ये है एबव दी सॉइल, ऊपर 10 सॉइल के ऊपर। ये मिट्टी के नीचे है, ये मिट्टी के ऊपर है। ठीक है, ये कितना छोड़ा है हमने, केवल 20 सेंटीमीटर का स्पेस हमने ऊपर छोड़ा है, बाकी का पूरा नीचे रहेगा। इसको नाम दे दो, ये ड्रम ए है, ये ड्रम बी है, ये ड्रम सी है, और ये ड्रम डी है। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर पैडी जो है उसकी अपन को ट्रांसप्लांटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने पैडी की ट्रांसप्लांटिंग, कलर चेंज कर लें, पैडी की ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं अपन। ये हमने पैडी की ट्रांसप्लांटिंग कर दी। ठीक है, यहाँ पर जो हम पैडी की ट्रांसप्लांटिंग, बी ड्रम के अंदर जो पैडी हम लगाएंगे ना, इसकी रूट को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर जो पैडी लगेगी उसमें रूट नहीं होगी, मतलब यहाँ पर कोई रूट नहीं होगी, मतलब एक तरह से डेड प्लांट है, मरा हुआ प्लांट, हमने उसकी रूट तोड़ दी और उसको लगा दिया बस। तीसरे में देख लो, और ये चौथे वाले में भी सेम यही रहेगा। ठीक है, बस ये जो 4th वाला है ना, इस 4th वाले को आप यहां से कनेक्ट कर दोगे एक जार में। ये आपने इसको एक जार ले लिया, एक बर्तन ले लिया, जो भी आपको इसमें कनेक्ट करना हो उसमें आपने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब आप देखिए यहाँ पर एक एक करके आपको बताते जाते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखो ये ड्रम कल्चर टेक्निक है ना, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। इन 4 ड्रम से आप करना क्या है, देखो यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो भी आप पानी दोगे, ठीक है, इसके अंदर जो भी पानी दे रहे हो, तो यहाँ से तो ये बंद है, मतलब इसमें पर्कुलेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर ये बंद है। ये अपने मिट्टी के अंदर इसको बर्तन को, इस ड्रम को मिट्टी में नीचे रख दिया, लेकिन इसके पास बॉटम है, तो यहाँ पर पानी नीचे नहीं जा पाएगा। मतलब यहाँ पर, एक मिनट, नो पर्कुलेशन, मतलब यहाँ पर किसी तरह का कोई पर्कुलेशन नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी पर्कुलेशन नहीं होगा, मतलब यहाँ पर पानी का पर्कुलेशन से कोई लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर पानी का कौन सा लॉस होगा, यहाँ पर रूट है इसकी, ये जो रूट है वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब यहाँ से जो पानी लॉस होगा वो सिर्फ ER वाला होगा, सॉरी ER नहीं, ET, इलेक्ट्रो, अरे यार क्या था अपना,
एवापोट्रांसपायरेशन, यानी यहाँ से जो पानी लॉस होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एवापोट्रांसपायरेशन वाला ही पानी यहाँ से लॉस होगा। यानी कि जो ड्रम ए है, ये ड्रम ए है, ये क्या कैलकुलेट करेगा, ये ड्रम ए कैलकुलेट कर देगा क्या, ईटी, एवापोट्रांसपायरेशन आपका इस ड्रम ए से कैलकुलेट हो जाएगा। भाई इसमें जो पानी दोगे यहाँ पर आपका मेजरिंग रहता है, मेजर कर लो लेवल कितना डाउन हो रहा है। मान लो यहाँ पर आपने इसको पूरा फुल भर दिया है, यहाँ पे इसकी सेंटीमीटर लेवल रहते हैं इसके, उससे आप चेक कर लो कि भाई कितना पानी गया है। तो जितना भी पानी लॉस हुआ है वो पानी काय का लॉस हुआ है, एवापोट्रांसपायरेशन से लॉस हुआ है, क्योंकि पर्कुलेशन में नीचे तो जा नहीं सकता, ब्लॉक है नीचे से, तो बॉटम है इसके पास, तो यहाँ पर कोई पर्कुलेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ एवापोट्रांसपायरेशन से ही पानी जा रहा है। मतलब ड्रम ए क्या कैलकुलेट कर लेगा, ईटी को कैलकुलेट कर लेगा। ड्रम बी के पास आ जाओ, ड्रम बी में रूट नहीं है, इसके पास कोई रूट नहीं है, इसका मतलब यहाँ से प्लांट पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर एवापोट्रांसपायरेशन नहीं होगा। अच्छे से लिख लें अपन इसको, मतलब यहाँ से नो एवापोट्रांसपायरेशन, नो ईटी, यहाँ पर किसी तरह का कोई एवापोट्रांसपायरेशन नहीं होगा, सॉरी ना कि एवापोट्रांसपायरेशन, प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो यहाँ पर ट्रांसपायरेशन नहीं होगा, यहाँ पर ट्रांसपायरेशन नहीं होगा। लेकिन इसकी लीफ में से एवोपोरेशन तो होगा ना, एवोपोरेशन को कौन रोक सकता है, यहाँ से एवोपोरेशन तो होगा, ट्रांसपायरेशन नहीं होगा लेकिन एवोपोरेशन तो होगा। भाई रूट से जो पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो तो आपकी एवोपोरेशन, सॉरी ट्रांसपायरेशन है। तो रूट नहीं है तो पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, मतलब ट्रांसपायरेशन तो नहीं होगा। लेकिन उस प्लांट की, उसकी लीफ के अंदर तो मॉइस्चर कंटेंट है, वाटर कंटेंट है, वो एवोपोरेट तो होगा। और पर्कोलेशन तो यहाँ से हो ही नहीं रहा है, इसमें भी बॉटम है, कोई पर्कोलेशन नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो पानी का लॉस हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ काय का हो रहा है, एवापोट्रांसपायरेशन का ही हो रहा है। मतलब ये जो बी है, ये जो बी वाला ड्रम है, ये क्या बताएगा, ये किस चीज़ को मापेगा, एवापोरेशन, ये एवापोरेशन को कैलकुलेट करेगा। ए ड्रम क्या कर रहा है, एवापोट्रांसपायरेशन को कैलकुलेट कर रहा है। बी ड्रम क्या कर रहा है, केवल एवापोरेशन को कैलकुलेट कर रहा है। तो ए माइनस बी ये क्या कर देगा, एवापोट्रांसपायरेशन माइनस एवापोरेशन, तो क्या बचेगा, सिर्फ ट्रांसपायरेशन। यानी ए माइनस बी क्या कैलकुलेट कर देगा, ट्रांसपायरेशन। कहानी समझ में आई। यानी कि ए माइनस बी से आप ट्रांसपायरेशन कैलकुलेट कर सकते हो, कितना पानी ट्रांसपायर्ड हुआ है। कितना सिंपल तरीका है देखो। और हालांकि किताबों में आपको समझ नहीं आएगा, आप सोचोगे पता नहीं क्या हो रहा है, ये कैसे कैसे डब्बा डब्बी बना रखे हैं, लेकिन बहुत सिंपल है। जिसने भी सोचा है ना इसको, चलो वो लिख भी तो लो, किसने इसको बनाया है, ये आपके दस्ताने एटोल हैं, उन्होंने दिया था ये, यहाँ पर लिख लो गिवन बाय। ये जो टेक्निक है वो किसने दी थी, गिवन बाय दस्ताने। ये वो वैज्ञानिक का नाम है, वो हाथों वाले दस्ताने नहीं है ये दिया था 1966 में, 1966 में। ये दो की चीज़ समझ में आ गई। ड्रम ए से एवापोट्रांसपायरेशन कैलकुलेट हो गया, ड्रम बी से एवापोरेशन कैलकुलेट हो गया, ए माइनस बी कर दिया तो ट्रांसपायरेशन भी कैलकुलेट हो गया। अब आ जाओ ड्रम सी पर। ड्रम सी में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी नीचे जाएगा, मतलब यहाँ पर पर्कोलेशन लॉस होगा, पर्कोलेशन, यहाँ पर पर्कोलेशन लॉस होगा। मतलब ये जो ड्रम सी है वो एक तरह से कह सकते हैं नेचुरल कंडीशन को बता रहा है, जो नॉर्मल जो सॉइल की कंडीशन होती है वही है, क्योंकि कोई तो वहाँ पर बेस वगैरह तो है नहीं, बॉटम वगैरह तो कुछ है नहीं, जो नॉर्मल कंडीशन है वही है। रूट भी इसके पास है ही, रूट भी है, तो यहाँ से एवापोट्रांसपायरेशन भी होगा। मतलब ये तो आपका क्या बता रहा है, जो ड्रम सी है, सॉरी, ये जो ड्रम सी है ये तो आपका नॉर्मल जो कंडीशन होती है, जो रियल फील्ड कंडीशन होती है उसी को बता रहा है। रियल फील्ड कंडीशन, रियल फील्ड की जो सिचुएशन होती है वही बता रहा है। मतलब ये आपका डेली वाटर नीड को बताएगा कि प्लांट को डेली कितनी रिक्वायरमेंट होती है, डेली वाटर नीड, रोज प्लांट को कितनी ज़रूरत है, यही है एक्चुअल में उसकी वाटर रिक्वायरमेंट। इसमें जो, क्योंकि पर्कोलेशन भी तो अपन वाटर रिक्वायरमेंट में जोड़ते हैं, तो यही उसकी एक्चुअल है वाटर रिक्वायरमेंट, जो इसमें पता चलेगी। ठीक है, तो जो एक्चुअल में जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो ड्रम सी से पता चल जाएगी। अब बात करते हैं अपन ड्रम डी की। ड्रम डी में भी सेम चीज़ है, यहाँ पर भी पर्कोलेशन हो रहा है, ठीक है, इसके पास भी रूट है, तो यहाँ पर भी, सॉरी, रूट है, तो यहाँ पर भी एवापोट्रांसपायरेशन होगा। लेकिन यहाँ पर हमने एक पाइप एक्स्ट्रा जोड़ रखा है। मान लो यहाँ पर बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो जो बारिश इसके अंदर गई, जो प्लांट ने ले लिया, वो तो क्या हो गया आपका इफेक्टिव, जो पानी मिट्टी के अंदर चला गया वो तो हो गया इफेक्टिव रेनफॉल। या ये कह सकते हैं कि जो
पानी इस प्लांट ने ले लिया, अपने काम में यूज़ कर लिया, वो तो हो गया इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, और जो पानी इसके ऊपर था वो फ्लो होकर कहाँ से इकट्ठा हो जाएगा, इस जार के। अगर एक्सेस बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो रही है तो जितना पानी एब्जॉर्ब होना होगा मिट्टी के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी का पानी क्या होगा, रन ऑफ होगा। तो जो पानी रन ऑफ होकर के इस जार में जाएगा, इस जार में जो पानी, ये एक्स्ट्रा जो रेनफॉल आ रही है, एक्सेस, एक्स्ट्रा शब्द ठीक नहीं लग रहा, एक्सेस लिखो इसको, ठीक है। एक्सेस में जो रेनफॉल इसके अंदर आ रही है वो रेनफॉल यहाँ पर इकट्ठी होगी इस जार के अंदर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन, इनइफेक्टिव रेनफॉल। इसको क्या बोलेंगे हम, इनइफेक्टिव रेनफॉल। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से आप इफेक्टिव रेनफॉल कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे भाई, इफेक्टिव रेनफॉल क्या है, इफेक्टिव रेनफॉल मतलब ER, ये टोटल जो भी रेनफॉल हो रही है, जो टोटल बारिश हो रही है, टोटल रेनफॉल में से माइनस कर दो आप इस इनइफेक्टिव को, टोटल रेनफॉल में से इनइफेक्टिव रेनफॉल। भाई टोटल पानी बारिश कितनी हुई है तो आपको डिपार्टमेंट बता देगा, जो मौसम विज्ञान का, जो मौसम विभाग वाला डिपार्टमेंट है, एग्रोमेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, वो बता देगा टोटल रेनफॉल इतनी हुई है, इस जार के अंदर कितना पानी इकट्ठा हुआ है, वो इनइफेक्टिव है, तो आप उससे इफेक्टिव रेनफॉल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हो। और कुछ है इसमें बताने के लिए, हाँ एक और देखो भाई, अगर आपको परकोलेशन लॉस निकालना हो, परकोलेशन लॉस आप कैसे निकालोगे, कहाँ लिखें, यहीं देख लेते हैं। देखो परकोलेशन लॉस अगर आपको निकालना हो तो C-A कर दीजिए आप। क्या करना है आपको, C-A। C के अंदर क्या हो रहा है आपका, देखो C जो है इसमें क्या क्या है, ET प्लस P, मतलब ET प्लस P मतलब परकोलेशन है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ET। तो अपन ने क्या किया है, ET प्लस P, इसमें से माइनस कर दिया किसको, ET को। ET प्लस P मतलब C के बराबर है, और ET मतलब आपका A के बराबर है, यानी C-A। C-A मतलब ET प्लस P माइनस ET। तो ये ET से ET कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, परकोलेशन लॉस निकल गया। मतलब C-A आपको क्या बता देगा, परकोलेशन लॉस निकाल के दे देगा, ये आपको इससे परकोलेशन लॉस का पता चल जाएगा। इतनी सारी चीज़ें एक ही इतने सिंपल से तरीके से पता चल रही है, इसी को कहते हैं ड्रम कल्चर टेक्निक। ये राइस के अंदर यूज़ होती है, दस्तानी एटोल ने 1966 के अंदर इस टेक्निक को डेवलप किया था। यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें याद रखना, इन सबसे क्वेश्चन बन जाते हैं। समझ में आया। अब आ जाओ फैक्टर अफेक्टिंग द क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। जो वाटर रिक्वायरमेंट है क्रॉप की, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। दो फैक्टर हैं यहाँ पर। पहला तो देख लो आप, सॉइल फैक्टर, बड़े सिंपल से हैं। सॉइल फैक्टर, सॉइल के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कोर्स टेक्सचर सॉइल, कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल है, ठीक है। सॉइल कैसी है आपकी, कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल है। जो कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल होती है उसके अंदर एवोपोरेशन ज़्यादा होता है, उसके अंदर एवोपोरेशन ज़्यादा होता है। तो जब उसके अंदर ज़्यादा एवोपोरेशन होगा तो वाटर रिक्वायरमेंट भी उसकी बढ़ जाएगी। और देखो रिजिड एंड फरो मेथड, रिजिड एंड फरो मेथड, रिजिड एंड फरो मेथड ये क्या करता है, एवोपोरेशन के लॉस को हमेशा कम करता है। लोअर दी एवोपोरेशन लॉस, एवोपोरेशन के लॉस को हमेशा कम करता है, ठीक है। एवोपोरेशन के लॉस को कम करेगा तो यहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी अगर आप रिजिड एंड फरो मेथड का यूज़ करते हो। इसके अलावा एक तीसरा फैक्टर है डार्क कलर सॉइल, डार्क कलर्ड सॉइल। अब जो डार्क कलर सॉइल होगी वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगी, मतलब यहाँ से एवोपोरेशन ज़्यादा होगा, हाइयर एवोपोरेशन होगा। तो ज़्यादा एवोपोरेशन होगा तो वाटर रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। ये कुछ सिंपल से बेसिक आपके सॉइल फैक्टर हो गए। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पर क्लाइमेटिक फैक्टर की। क्लाइमेटिक फैक्टर में देख लो आपका, एक तो है हाइयर ह्यूमिडिटी। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, मतलब एटमॉस्फेयर में जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही कम एवापोट्रांसपायरेशन होगा,
उतना ही कम एवपोट्रांसपायरेशन होगा। तो जितना कम एवपोट्रांसपायरेशन उतनी कम वाटर रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम बात करें हॉट एंड ड्राई विंड, अगर मान लो गर्म और सूखी हवाएं चल रही हैं तो ईटी बढ़ेगा, ईटी इंक्रीजेस, एवपोट्रांसपायरेशन बढ़ेगा। जब एवपोट्रांसपायरेशन बढ़ेगा तो फिर आपका वाटर रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटर रिक्वायरमेंट है क्रॉप की, वो आप याद कर लीजिए। हालांकि ये बहुत सारी चीज़ें तो आपकी ऐसी हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम पर आ चुकी हैं, वहाँ के डाटा में यहाँ के डाटा में थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन मिल सकता है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। शुगर केन के लिए मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट किसकी होती है? शुगर केन की होती है। मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट किसकी होती है? शुगर केन की होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि ये शुगर केन 1 साल से ज़्यादा समय तक, मिनिमम 12 महीने मान के चलो और मैक्सिमम आपका 18-19 महीने मान के चलो, तो ये फील्ड के पास ही रहता है, फील्ड में ही खड़ा रहता है। तो जब फील्ड में रहेगा तो पानी तो चाहिए ही चाहिए इसको। तो एक लंबी समय के दौरान, क्योंकि ये एक पेरिनियल क्रॉप है आपकी शुगर केन, और लंबे समय तक फील्ड के अंदर रहता है आपका, जब लंबे समय तक फील्ड में रहेगा तो ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस बेसिस पर इसकी मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट है। लेकिन पर डे के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, पर डे के हिसाब से ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट किसकी है? तो वो राइस की है। ध्यान रखना, इन चीज़ों पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बच्चे गलत कर देते हैं। अगर आपसे ओवरऑल अगर पूछता है कि भाई वाटर रिक्वायरमेंट किस क्रॉप की ज़्यादा है, तो शुगर केन बताना है। पर डे के हिसाब से कोई पूछे कि पर डे के हिसाब से वाटर रिक्वायरमेंट किसकी ज़्यादा है, तो फिर वो राइस की ज़्यादा है। इसकी भी मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट है, लेकिन पर डे के अकॉर्डिंग है। प्रतिदिन पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता, ये सबसे ज़्यादा नीड होती है वो राइस की होती है। इसके अलावा सिंपल सा डाटा है, कॉटन में देख लो 70 से 130 सेंटीमीटर, शुगर बीट में 55 से 75 सेंटीमीटर, मेज के अंदर 50 से 80, पोटैटो के अंदर 50 से 70, ग्राउंडनट के अंदर 50 से 70, सोयाबीन के अंदर 45 से 70। ये गेहूं का अच्छा है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, 45 से लेकर के 65 है, सौरगम में 45 से 65 है, 40 से 55 आपका सनफ्लावर में है, टोबैको में 40 से 60 है, चिकपी में 25 से 40 है, मस्टर्ड में 25 से 30 है, और बाजरा के अंदर 15 से 20 सेंटीमीटर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जिनको आप याद कर लेना। ठीक है भाई, थैंक यू।